हमारे भारत देश में बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। उस आधार पे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया। उन विशेषताओं में एक विशेषता जो है ये मौसम की भी है। तो हमारे देश में बहुत सारे मौसम हैं, जैसे जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम, मॉनसून का मौसम। तो आज हम लोग जो है मॉनसून के मौसम के बारे में बात करेंगे और इससे लंग्स के लिए, अपने फेफड़े के लिए हमको कौन कौन सी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए जिससे जो है हमको रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ना हो, हमको ब्रोंकाइटिस ना हो, हमको ब्रोंकियल अस्थमा ना हो। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोर्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि मॉनसून के मौसम में जो हम लोगों को रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, ब्रोंकियल अस्थमा हो जाती है, विशेष करके जो लोग डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन, ये ब्रोंकाइटिस और ये ब्रोंकियल अस्थमा की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो वो ये क्यों होती हैं, आज इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। आज मैं सारा खुलासा करने वाला हूं कि ब्रोंकियल अस्थमा क्यों होता है, ब्रोंकाइटिस क्यों होती है और आपको रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्यों होते हैं। दूसरी बात, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि ये सारी चीजें, ये रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा हम लोगों को क्यों होते हैं और क्यों इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। जो हमारी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है इसमें तीन मूल चीजें, तीन पैथोलॉजी हो जाती हैं। तो पहली को हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के कारण से आपको ये दिक्कत हो सकती है। और दूसरा जो कारण होता है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो हमारी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो रिस्पिरेटरी ट्री है, उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। और तीसरी चीज जो है इसमें जो है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से जो है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है और हमको ब्रेथलेसनेस होती है। तो ये तो हो गई आपकी पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें होता क्या है कि इन्फेक्शन के कारण से क्या होता है कि जो आपकी रिस्पिरेटरी ट्री होती है उसमें आपके इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है कि उसमें एडिमा फॉर्मेशन हो जाता है। एडिमा फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि पेशेंट को जो आपकी रिस्पिरेटरी ट्री होती है, जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, उसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपको रिस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट शुरू हो जाते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, आपको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शुरू हो जाती है, आपको ब्रेथलेसनेस होने लगती है। तो यूजुअली जो ये तीन ब्रोंकियल अस्थमा होती है, इसका जो प्रेजेंटेशन होता है, इसमें पेशेंट जब हम लोगों के पास कैजुअलिटी में, ट्रायज में आता है तो पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस रहती है और उसको टैकीकार्डिया रहता है, यानी उसकी हार्ट रेट जो है बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और जब हम लोग पेशेंट को ऑस्कल्टेट करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के उसको देखते हैं, तो उसके अंदर जो है हमको व्हीजिंग, जिसको रोंकाई बोलते हैं, रोंकाई कैसे होती है इस तरह की चीज हमें आपको स्टेथोस्कोप की मदद से सुनाई देती है।
तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है? इसका मैनेजमेंट ये होता है कि हम लोगों को पेशेंट को फॉरेन ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखना होता है, और अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम होता है तो पेशेंट को हम लोगों को बाईपैप मोड वगैरह पे भी रखना पड़ता है, उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें आपके हमने आपको सिम्टम्स बता दिया, हमने आपको उसकी पैथोफिजियोलॉजी बता दिया। अब हम लोग आते हैं कि इसमें क्या हमको डूज एंड डोंट्स करना चाहिए, जिससे जो है हमको ये रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल एस्थमा जैसी बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको ये करना चाहिए कि आपको रिस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। रिस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस स्पेशली प्राणायाम करने से आपका क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो बढ़ने से लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का भी फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पेशेंट को ब्रेथलेसनेस में जो है वो काफी लाभ पहुंचता है। दूसरी जो आपको चीजें करनी चाहिए कि आपको कोल्ड एंड डैम्प इन्वायरमेंट को अवॉइड करना चाहिए। वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर कोल्ड एंड डैम्प इन्वायरमेंट रहता है तो उसमें क्या है, फंगस, बैक्टीरिया और इन सब चीजों की ग्रोथ ज्यादा होती है, और उसके कारण से आपको रिस्पिरेटरी इंफेक्शन होते हैं, आपको ब्रोंकाइटिस होती है, आपको ब्रोंकियल एस्थमा होती है। और तीसरी जो चीज आपको करना होता है वो ये कि आपको नेजल स्प्रे वगैरह जो है अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि नेजल स्प्रे करने से म्यूकस जो आपकी रिस्पिरेटरी ट्री में जो स्टक हो जाता है वो जो है डिसॉल्व हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है, पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तीसरी चीज जो आपको करना चाहिए कि वो आपको हमेशा अपने इनहेलर्स, अपने जो आपके मेडिसिन वगैरह हैं उसको आपको कैरी करना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। खासकर ये मॉनसून सीजन में ये ज्यादा ट्रिगर करती है, क्योंकि जो इसमें एलर्जेंस वगैरह होते हैं वो आपको इन्हीं सब डैम्प एटमॉस्फेयर से और ऐसे रेनी सीजन में ये आपको प्रोवोक करते हैं और ये आपको ट्रिगर हो जाते हैं। और जो दूसरी चीज आपको करनी होती है वो आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ता है, स्पेशली आपको वार्म वाटर से, क्योंकि वार्म वाटर क्या करता है कि म्यूकस प्लग्स को और जो सिक्रीशंस आ जाते हैं रिस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट के कारण से उसको ये डिसॉल्व कर देता है। अब डोंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। डोंट्स में आपको ये करना होता है कि जो सबसे पहली चीज ये होती है कि जैसे ही मॉनसून आता है और बारिश होने लगती है, हम सब लोग जो है एंजॉय करने निकल जाते हैं, बारिश में भीगने लगते हैं, सारे कपड़े वगैरह भीग जाते हैं। तो इस कंडीशन से एलर्जीज जो है ये फिर ट्रिगर करते हैं, और ये जो है ब्रोंकियल एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, इन्फेक्शन हो, ये जितने आपके बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, मोल्ड्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये एलर्जेंस होते हैं जो कि ऐसी कंडीशंस को प्रोवोक करते हैं, ऐसी कंडीशन को ट्रिगर करते हैं। और दूसरी जो आपको डोंट्स आपको करना है कि आपको स्ट्रीट फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि स्ट्रीट फूड में क्या होता है कि ये कंटेमिनेटेड होते हैं बैक्टीरिया से, फंगस से और दूसरे एलर्जेंस वगैरह से। तो आपको स्ट्रीट फूड जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तीसरी जो आपको चीज इसमें करना चाहिए वो ये कि अगर आपको परसिस्टेंट कफ की शिकायत है या आपको जो है ब्रेथलेसनेस के एपिसोड्स हो रहे हैं, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उनको जो है आपको रिव्यू कराना चाहिए, ताकि उस कंडीशन की सिवियरिटी को वो समझ सकें और उसी हिसाब से डॉक्टर आपके एक्शन ले सकें। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट है उसमें आपको, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप ऐसे सिटीज में रहते हैं जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है
तो उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल करें। अब हम लोग आते हैं इसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या होता है, इसका मैनेजमेंट पार्ट क्या होता है। ऐसे पेशेंट्स को अब जो है ये हमारे पास इमरजेंसीज में आते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस रहती है, ये डिसैचुरेट कर जाते हैं, इनका सैचुरेशन जो है 70 इवन 60 तक आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हमें बहुत विजिलेंटली देखना चाहिए और उसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटीज को तय करना चाहिए। जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती है वो एज पर पैथोलॉजी, जैसे हमने आपको बताया कि अगर इसमें इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हमको ऐसी एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करना चाहिए जिसका जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बढ़िया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों कवरेज को हमको देखना चाहिए और उस हिसाब से हमको एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करना चाहिए। दूसरे ऑक्सीजन सपोर्ट, अगर सैचुरेशन बहुत ज्यादा कम है, अगर 80 से नीचे सैचुरेशन है, 70 है, तो हम लोग बाईपैप सीपैप का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें वेंटिलेटरी सपोर्ट का भी इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज जो पैथोलॉजी के हिसाब से इसमें आपको बताया कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो हमको ऐसी ड्रग्स का सिलेक्शन करना चाहिए जो कि ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, तो इसमें हमको ब्रोंको डायलेटर्स देनी चाहिए। इसमें हमने बताया कि आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इडिमा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है ओरल स्टेरॉइड्स भी लोग देते हैं, मगर ये कोई बहुत अच्छा एरिया ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें हमको इनहेलेशनल स्टेरॉइड को जो है प्रेफर करना चाहिए और इनहेलेशनल स्टेरॉइड जो है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड्स यूज करते हैं और स्पेशली ओरल स्टेरॉइड अगर आप देते हैं तो पेशेंट को जो है आपके गुर्दे पे दिक्कत हो सकती है और दूसरे जो है उनको फेशियल पफीनेस वगैरह, बॉडी में सूजन वगैरह भी आ सकती है। तो इसलिए हम लोग ओरल स्टेरॉइड्स को अवॉइड करते हैं। उसमें जो लेटेस्ट अभी थेरेपी चलती है उसमें जो है हम लोग जो मास्ट सेल इनहिबिटर्स हम लोग देते हैं, जो मॉन्टुलिकास्ट होता है उसको हम लोग देते हैं और इसमें जो है एंटी एलर्जिक्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट पार्ट। तो अगर आपको भी डायबिटीज है और तो आपको बहुत ही मॉनसून सीजन में सचेत रहना चाहिए और आप लोग न्यूटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू।